अस्सलाम वालेकुम। ये वाली जो वीडियो है या जो क्लास है वो हम मॉक पेपर ये डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो अभी फिज़िक्स का मॉक पेपर हुआ था 2023 का, मॉक वन, उसका हम पेपर वन एमसीक्यू उसका पहले डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर सीआरक्यू उसका मैं बाद में बनाऊंगा। तो पहले स्टार्टिंग से यहाँ पे देख लें। तो इसमें हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप लोग इसको देखते जाइए। इसमें कह रहे हैं इफ अ कॉनकेव मिरर इज कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ वाटर। थिन लेयर ऑफ वाटर यानी कि आपके पास पानी के अंदर अगर उसको रख दिया जाए, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी, आप बताएं ये बात जानते हैं कि कॉनकेव मिरर ऐसे है, अगर इसमें पानी आपने डाल दिया है तो फोकल लेंथ तो इसके कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो पानी डालने से फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट रिमेन्स द सेम। जो पहले थी वही सेम ही रहेगी। हाँ, जब आप पानी डाल देंगे तो चूंकि मीडियम चेंज हुआ है, लिहाजा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो इमेज फॉर्म हो रही होगी, इसके इमेज डिस्टेंस के ऊपर फर्क आ सकता है। यानी कि पानी डालने के बाद ये डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस यानी कि क्यू जो है वो आफ्टर वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोकल लेंथ दैट रिमेन्स द सेम, तो इसका आंसर जो होगा वो रिमेन्स द सेम होगा। अच्छा, अगला देखें, द लेंस डाइवर्जेस, ऐसा लेंस जो कि डाइवर्ज करे। डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट पे कन्वर्जेंस नहीं है बल्कि डाइवर्जेंस हो। तो आप जानते हैं लेंसेज में कॉन्वेक्स कन्वर्जेंस होती है। तो देखिए, सबसे पहले आया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स है तो ये कन्वर्जिंग होगा। कॉन्केवो कॉन्वेक्स है तो ये भी कन्वर्जिंग होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो ये भी कन्वर्जिंग होगा। लेकिन कॉन्केव लेंस जो है दैट इज सेड टू बी द डाइवर्जिंग लेंस। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्केव लेंस। अगला क्या है, given to the possibility of a lens with respect to its focal length and power। अगर एक लेंस की फोकल लेंथ और पावर, अब आप जो है ये जानते हैं कि पावर जो होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल, या फोकल लेंथ जो होती है वो पावर की रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। तो ये बात समझ में आती है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला पोर्शन ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होगी, ये चीज मुमकिन नहीं है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पावर ऑफ लेंस नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला और ये दोनों ऑप्शंस चूंकि डिफरेंट हैं तो ये चीज मुमकिन है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 4 जो है वो आपके पास करेक्ट होंगे। तो आंसर जो होगा वो इसका सी होगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ रे विल रिमेन्स अनचेंज। ऐसा पेयर रेस का जो कि अनचेंज्ड रहे, यानी कि तब्दील ना हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, यानी कि डायरेक्शन को क्या रखे, पैरेलल, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू। अब ये कौन कौन से दिए गए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 और 2। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो देखिए इंसिडेंट बीम यहाँ पे टकराई, फिर रिफ्रैक्टेड बीम है, फिर इमरजेंट है। देखिए क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट। रिफ्लेक्टेड तो इसमें है भी नहीं, लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्टेड बनाता तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे कुछ ए ऐसे बनती। अच्छा, अब इस केस में देखें कि ये इंसिडेंट बीम पहला क्या है, 1 और 2, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड क्या पैरेलल है, तो मीडियम दो डिफरेंट है। ये पैरेलल, ये वाली और ये वाली रेज आपको दिखाई भी नहीं दे रही, पैरेलल सेम एंगल के ऊपर है ही नहीं, तभी तो बेंड हो रही है। तो पहला नहीं हो सकता। 1 और 4 इंसिडेंट रे, और 4 का मतलब क्या हो गया, इमरजेंट। देखिए, अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करूं और इस इमरजेंट रे को भी आगे एक्सटेंड करूं, तो देखिए ये दोनों रेज एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्योंकि एंटर होने से पहले भी ये एयर में थी, एंटर होने के बाद भी एयर में है। तो एयर में जिस एंगल से एंटर हुई है ना, ये उसी एंगल से यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 कैन बी द आंसर, ये इसका आंसर। अब तीसरा क्या है, 2 और 4, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड 2 और 4 का क्या, रिफ्रैक्टेड रे एंड 4 क्या है, इमरजेंट रे। तो रिफ्रैक्टेड और इमरजेंट ये भी नहीं है। और तीसरा क्या है, 1 और 2, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। 1 और 2 और 3 रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड इनके भी एंगल्स डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल नहीं होंगी। तो आंसर आपके पास यहाँ पे जो सही माना जाएगा वो क्या है, आपके पास 1 और 4, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन में जो इस्तेमाल होता है टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो देखा जाता है वो पेरिस्कोप यूज होता है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो
90 डिग्री के प्रिज्म्स होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। द पाथ ऑफ लाइट रे, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पाथ ऑफ लाइट रे। एक मिनट भाई, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कर लें ताकि, अब ये कह रहे हैं द पाथ ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब ये कह रहे हैं अगर ग्लास प्रिज्म से गुजरा तो ये पाथ ऑफ लाइट रे को शो किया जा रहा है इसके थ्रू। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन द गिवन डायग्राम शो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेविएशन। तो बताइए ये वाली रे ऐसे जा रही है, इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, तो देखिए ये जो एंगल आ रहा है एंगल जेड, ये इमर्जेंट एंगल ऑफ डेविएशन कंसीडर किया जाएगा, एंगल जेड, जो कि आपको बताएगा कि रे जो है वो कितना डेविएट किया। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का मतलब क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, यानी कि इट शुड बी रिटन एज -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट एज इन फ्रंट ऑफ द इमेज टू फॉर्म एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, देखिए if object x is placed in front of the lens and the image of the object is formed at a distance of, तो इमेज जो बन रही है वो कितने सेंटीमीटर में बन रही है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप जानते हैं कॉनकेव लेंस है अगर, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव और जो इमेज फॉर्म बाय दैट लेंस वो भी क्या होगी, नेगेटिव, तो ये भी -5 होगी। हैव बीन प्लेस्ड एट, अच्छा व्हाट वुड हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, x जो है यानी कि x कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, यानी कि आपने p मालूम करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, P is equals to QF over Q minus F। तो बताइए Q और F का मतलब क्या हो गया, -10 मल्टीप्लाई बाय -5 ओवर Q माइनस F। Q किसका है, -10 और माइनस ऑफ -5, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय ये +5 -10, तो -5 आ जाएगा ये, ठीक है। और -5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर concave lens, if object is in front of the lens and the image of the object is formed at a distance of 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर पे अगर बन रही है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर जो है ना इसका इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर आप देखें तो आंसर इसका कितने 10 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन चूंकि नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए वो नेगेटिव इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मैं एक दफ़ा और देख लेता हूँ, क्यू एफ पॉजिटिव हो गया ये, और क्यू माइनस एफ, क्यू जो है वो है आपके पास, देखिए क्यू -5 है, तो ये मैं गलत बता गया, यहाँ पे क्यू -5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये प्लस ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप जानते हैं कभी नेगेटिव होता भी नहीं है, ये जो पी डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आंसर सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है एफ, तो ओ से एफ के दरमियान फोकल लेंथ कहलाती थी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ है। जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द पावर ऑफ द लेंस, जो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो डिफाइन किया जाता है एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ फोकल लेंथ ऑफ मीटर्स तो फिर वो कंसिडर होती है। द मिरर इन विच वर्चुअल इमेजेस, एक ऐसा मिरर जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही हो, तो आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है, इरेक्ट होती है सीधी, और हमेशा वर्चुअल बनेगी प्लेन में। अच्छा, कॉनकेव मिरर के अंदर रियल वर्चुअल, देखिए इसके अंदर हमेशा वर्चुअल बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगी, इसके अंदर रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी। तो दो मिरर्स जिसमें बनती है वो क्या है, 1 और 2 है, तो इसका आंसर जो होगा 1 और 2 का मतलब क्या है, ये है। अब डिटेल हम इसकी इस वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। In compound microscope, the focal length of an objective lens as compared to the eyepiece is always क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है आपके पास उसके अंदर ये वाला लेंस बड़ा होता है और ये वाला लेंस क्या होता है, छोटा होता है। अब ये जो होता है ये आईपीस कहलाता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव। तभी कहें कमांड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी कि इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया गया है एज कंपेयर टू आईपीएस, आईपीएस की फोकल लेंथ हमेशा ज्यादा होगी और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि इसकी हमेशा आईपीएस से क्या होगी, स्मॉलर होगी, क्या होगी, स्मॉलर, लेस। 12 which of the following are the condition necessary for total internal reflection, angle of incidence is greater than the critical, yes, angle of incidence is always equal to the angle of refraction, light ray should always travel from the rare medium to the denser, कि वो हमेशा रेयरर से कहाँ जाए, डेंसर में जाए।
तो रेयरर से डेंसर के अंदर तो नहीं जाता ना, डेंसर से रेयरर में आते हैं ना। जिसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, डेंसर से रेयरर में आना चाहिए, तो ये उल्टा हो गया है, तो आंसर इसका क्या होगा, 1 ओनली। अगला देखें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं व्हेन एक्सेसिव इलेक्ट्रिक चार्ज, जब बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रिक चार्ज इज बिल्ट अप ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, फायर एक्सप्लोजन होता है उस वक्त। किसकी वजह से, ये भी हमने देखा था कि स्टैटिक पोजीशन ऑफ चार्ज नहीं, स्पार्क जो होता है वो एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर जो होगा, स्पार्क प्रोड्यूस बाय डिस्चार्जिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम सरफेस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, अगर दो इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस बिकम डबल्ड, यानी कि बढ़ा दिया जाए फासला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ना, यहाँ पे हमने देखा है डिक्रीज 4 टाइम्स, असल में आना ये था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डिक्रीज 4 टाइम्स नहीं, इसको हमने लिखना चाहिए था डिक्रीजेज, हमें ये लिखना चाहिए था डिक्रीजेज टू 1/4 ऑफ एफ, ये हमने यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। ये डिक्रीज 4 टाइम्स जो है ना, ये वर्डिंग इसकी गलत है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जब हमने डिस्टेंस डबल करूंगा तो समथिंग अपॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है ना, डिवाइडेड बाय, तो आर के लिए जब 2r लिखूंगा तो ये 4r हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 आएगा, तो ये 1/4 हो जाएगी। डिक्रीजेस तो सही है, लेकिन ये 1/4 ऑफ एफ डिक्रीज होगी। तो इसमें वैसे तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसके मार्क्स फिर आपको दे देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग थी। The diagram shows the correct representation of two opposite point charges. अब इसमें opposite point charges की representation हमने देखी, ये देखिए इसकी तरफ आ रहे हैं ये नेगेटिव है, इसकी तरफ आ रहे हैं ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। इससे निकल रहे हैं पॉजिटिव, इससे भी निकल रहे हैं पॉजिटिव, इससे निकल रहे हैं पॉजिटिव और इसकी तरफ आ रहे हैं नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है, जिसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो 3 जो है ना वो ज्यादा बेहतर है, तो इसका आंसर जो होगा दैट शुड बी 3 ओनली। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऐसी इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दो चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्जेस, इनके चार्जेस इतने हो, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो अब आप देखिए कि इसके लिए फॉर्मूला यही होगा कि F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 1.6 इंटू, तो इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि 2 दफा आ रहे हैं, 10⁻⁻19 और इसका हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का डिस्टेंस 1 है, 1 का स्क्वायर वही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1.6 जो दिया हुआ है इसका आप पहले करेंगे स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद फिर 1.6 का स्क्वायर करके आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, 9 से, तो ये आएगा 23.04। फिर उसके बाद पावर्स को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 23.04 के अंदर जो मोस्ट पॉसिबल आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आपके पास ये वाली रीजन आ रही है, ठीक है, इसको आंसर को आप क्या मार्क कर लेंगे, डी। यहाँ पर 23.6 आ रहा था ना, तो 2.3 इंटू 10⁻28 न्यूटन जो होगा ना वो आंसर है, क्योंकि बाकी तमाम वैल्यूज डिफर करेंगे। 2 कैपेसिटर्स हैं आपके पास C1 और C2 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप जानते हैं कैपेसिटेंसेस जो होती हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 2 और 4 मिलके क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगी कैपेसिटेंस। अगला देखें, Asad has been given a task, एक टास्क दिया गया to install a fuse in a circuitry. Determine whether given successfully he connect the fuse with the correct wire approximate combination. अब अगर आप फ्यूज लगाते हैं तो ये चीज जरूरी है कि वायर कौन सा होना चाहिए, फ्यूज लगने के लिए लाइव होना चाहिए, कभी न्यूट्रल पे फ्यूज नहीं लगता, क्योंकि आपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना होता है, और कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल करेंगे तो फिर वो उसको बाईपास कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आंसर जो होगा वो ए होगा। 19 देखे, द वायर हैज अ हाई पोटेंशियल, एक ऐसा वायर जिसकी पोटेंशियल क्या हो, हाई हो, एंड कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल, और उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस वायर जिसका पोटेंशियल भी हाई हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कनेक्टिविटी के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उस वायर को हम कौन सा वायर कहते हैं, लाइव वायर, जिसका पोटेंशियल हाई होता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है। द स्टूडेंट इज गिवन दो मेटालिक वायर्स दिए गए, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एक ही जैसे बट डिफरेंट लेंथ, एक की लेंथ छोटी है और एक की लेंथ क्या है, बड़ी है। एज कंपेयर टू द लॉन्ग वायर के मुकाबले में द शॉर्ट विल हैव, शॉर्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो बड़े वाले के मुकाबले में क्या होगी, नो रेजिस्टेंस, नहीं ये तो गलत है, रेजिस्टेंस तो होगी, लो रेजिस्टेंस, यस,
छोटे वाले की रेजिस्टेंस कम होगी, बड़े वाले की क्या होगी, ज्यादा। तो इसकी आर की वैल्यू कम होगी, इसकी आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा क्या कह रहा है, हाई रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। इक्वल रेजिस्टेंस दोनों की नहीं होगी, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, लो रेजिस्टेंस। और अगर मैं वैसे रेजिस्टेंस को देखूं तो छोटे वाले की रेजिस्टेंस बड़े वाले के मुकाबले में हाफ होगी। इसको मैं हाफ भी कह सकता हूं, क्योंकि लेंथ हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस भी क्या निकल निकल रही होगी आपके पास। आइडेंटिफाई द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किटरी, तो ये होता है कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस है, ये ए आपके पास बैटरी है, ये स्विच है। तो आपके पास ये जो आ रहा है सी, वो करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी दैट इफेक्ट, जो कि इफेक्ट करती है किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, कौन सी, बताइए। टाइम, कितनी देर भी करंट गुजर जाए रेजिस्टेंस के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मैस, इस पे भी नहीं होता। लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस आर जो होता है वो बराबर होता है रो एल ओवर ए। तो रो एल ओवर ए का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर लेंथ जो चीज आ रही है सिर्फ और सिर्फ वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ। तो वो चीज जो कि इंपॉर्टेंट होगी वो क्या होगी, लेंथ की डिपेंडेंसी। प्लास्टिक और रबर अराउंड द करंट कैरिंग वायर में डैमेज, प्लास्टिक और रबर इंसुलेशन जो है वो किसी करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। रबर इंसुलेशन एक वायर के डैमेज हो सकती है। व्हेन द वोल्टेज एंड करंट बिकम, बताइए इंसुलेशन को डैमेज करने के लिए, इंसुलेशन को डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए इंसुलेशन को आपने क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा फायर के थ्रू, गर्म। हीट किससे प्रोड्यूस होती है, मोर करंट से। और मोर करंट का मतलब क्या है कि आपने वैल्यू ऑफ आई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ पावर बढ़ती उसी वक्त है जब वोल्टेज क्या हो, रिड्यूस हो। यानी कि अगर आपने इंसुलेशन को जला देना है तो इसका मतलब क्या है कि यू विल हैव टू ड्रॉप द वोल्टेज सप्लाइड। तो आपके पास वोल्टेज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ये दोनों लो। करंट जो, जब वोल्टेज लो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, रिमेन सेम कभी भी नहीं रहेगा। तो आपके पास आंसर जो होगा वो इसका बी होगा। इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब है, उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 200 ओम है, ये हो गई वैल्यू किस चीज की, आर की वैल्यू। वोल्टेज वी जो है वो इसके बराबर आ रहा है। देन द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड्स, ये इसकी टाइम है। इलेक्ट्रिकल पावर आपने पी फाइंड आउट किया, तो पी का फॉर्मूला जो होता है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। वोल्टेज तो पता है लेकिन करंट आई नहीं पता। फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 220 अपॉन आर कितना है 200, तो 220 को 200 से डिवाइड कीजिए, 220 डिवाइडेड बाय 200, तो आपके पास आ गया 1.1, यानी कि 1.1 एम्पेयर आपके पास क्या आया, करंट। तो व्हेन वी कैलकुलेट द पावर, तो ये क्या हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो अब आप यहाँ पे देखें 1.1 मल्टीप्लाई बाय 220, तो आंसर आ जाएगा 242। तो पावर आपके पास पी की वैल्यू आई 242। यूनिट क्या होगी, पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि दिस इज द पावर विच इज मेजर्ड इन वॉट, और इट कैन बी रिटन एज 242 जूल्स पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में इतने जूल्स एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, पावर की शक्ल में यूटिलाइज हो रही है। आपने कैलकुलेट करना है फॉर 2 सेकेंड्स, तो ये जो आंसर आया ये 1 सेकंड के लिए आया। 2 सेकंड के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर, आपका जो आंसर आएगा वो 448 आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, यहाँ पे एनर्जी लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये चीज समझिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी ना, जो कि कंज्यूम हो रही होगी, नहीं नहीं सही है, ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन टाइम जो होती है ये बेसिकली कहलाती ही एनर्जी है। ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब जो होगा वो 448 आएगा। सही, 2 सेकंड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 448। लेकिन यहाँ पे चूंकि वॉट दिया हुआ है, सही कह रहे हैं ये, आपके पास ये वॉट नहीं आएगा, ये चीज जहन में रखिएगा। अगर यहाँ पे होता हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड, अगर ये लिखा होता हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड्स, तो आप लिखते 484 जूल्स एनर्जी।
जब आप जूल्स लिखते हैं ना ये, तो ये चीज ठीक होती, लेकिन चूंकि वॉट लिखा हुआ है तो वॉट तो आपको सही देखो, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कितना कर रही है वो, 2 सेकंड के अंदर 484 कर रही है, लेकिन पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 सेकंड। ये जो वॉट लिखा जाता है ये हमेशा पर सेकंड लिया जाता है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, 242 वॉट। तो ये चीज थोड़ा सा हम, ये आप देख लीजिएगा, आंसर इसका बी ही होगा। ए आंसर इस वजह से मार्क, ए उस वक्त होता है जब वॉट के बजाय यहाँ पे क्या लिखा होता है, जूल्स लिखे हुए होते हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 सेकंड्स लिखा होता था, तो ठीक है। लेकिन आंसर चूंकि वॉट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 सेकंड में कंज्यूम तो हुआ है, लेकिन आंसर आपने पर सेकंड ही बताना है, तो वो पर सेकंड उतना ही आएगा जितना है। Which of the physical quantity not generated by the electromotive force when alternating generator is connected to the closed? भाई एक जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे इसका फैन लगा हुआ है, आप इसको रोटेट करा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप, इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने एक इलेक्ट्रिकल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अब ये बताएं, जब इसमें से वायर में से करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिकल करंट तो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जब आप करेंगे तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी बिल्डअप होगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अब दो चीजें हो गई, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आई और एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आई। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अब हम अलग अलग कंपेयर करके देख लेते हैं कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात, तो देखिए जब जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो इनसाइड द वायर भी आपके पास रेजिस्टेंस होगी, और आपका क्लोज्ड सर्किट व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड टू अ क्लोज्ड सर्किट, इसका मतलब क्या है कि सर्किट से आपने इसको कनेक्ट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने रजिस्टर बनाया है वो रजिस्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, यानी कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है डायरेक्टली क्लोज सर्किट से। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है और वापस आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिनिमम ऑफर होगी, यानी कि होगी नहीं यहाँ पर। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल व्हेन करंट पासिंग थ्रू द वायर, तो आपके पास फेराडेज लॉ यही कहता है ना कि व्हेन पास द करंट थ्रू द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होगी वो वहां पे नहीं होगी, क्योंकि क्लोज सर्किट के अंदर आपके पास कोई भी रजिस्टर या डिवाइस कनेक्ट नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड आंसर, सॉरी 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 माजरत भाई, मैं गलत बता गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड आंसर नहीं होगा, बल्कि आंसर जो होगा वो आपका होगा कौन सा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नॉट कह रहा है ना ये, तो आंसर होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट 1 to 4 इन द गिवन सर्किट विल रिसीव लोएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। 1 से 4 के अंदर इसमें से कौन सा, अब यहां से बताइए 4 से मैक्सिमम करंट गुजरेगा यहां से। अब ये तीन बातें कहां से, जहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, जहां पे रेजिस्टेंस कम से कम ऑफर होगी। अब यहां पे मिनिमम होगी, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस ऐड, यहाँ पे आर है, 2 रेजिस्टेंस ऐड, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 3 आर रेजिस्टेंस। जब यहाँ पे ज्यादा ऑफर हो रही है तो यहाँ पे करंट भी क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और यहाँ पे आई की वैल्यू जब निकल रहा होगा तो क्या होगी, मैक्सिमम। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी वो 0.1 पे ऑफर होगी, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगी। तो आपके पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। अगला देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट नॉर्मल करंट जो होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, एक्चुअल करंट जो कि इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब ये बताइए, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव ओनली, अब कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कैसे पॉजिटिव होता है, तो भाई देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा होता है ना, तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव ओनली, यानी कि पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। नॉन कन्वेंशनल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, नॉन कन्वेंशनल तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट इज नेगेटिव, फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव, तो ये भी नहीं है। मेजर्ड इन एम्पियर्स, मेजर्ड इन वॉट, ये भी नहीं है। इज कॉल्ड करंट एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे फ्लो ऑफ करंट इज नेगेटिव, देखें, अब देखें इज कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिक करंट और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहां पे जो ऑप्शन आ सकता है वो ये वाला है कि फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव। जब मैं कन्वेंशनल करंट की बात करता हूं तो ये अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा हो, और जो नॉन कन्वेंशनल एक्चुअल करंट होता है वो हमेशा नेगेटिव से ओरिजिनेट होता है और कहा जाता है पॉजिटिव पे।
तो जब ये नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये हो गया आपके पास नॉन कन्वेंशनल, और ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होने वाला कन्वेंशनल। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है। व्हाट व्हेन अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर यहां से करंट जा रहा था, मैंने इसके सीरीज में ना एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब होगा ये कि ये गैल्वेनोमीटर ट्रांसफॉर्म क्या वोल्ट मीटर में होगा या ट्रांसफॉर्म एमीटर में होगा, ये मैंने चेक करना है। अब वोल्ट मीटर में अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो होगा ये कि चूंकि सीरीज में कनेक्ट किया गया और हाई रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वोल्टेज यहां से आ रहा होगा ह्यूज वोल्टेज, वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा पूरे का पूरा। और 10% ऑफ वोल्टेज जो होगा वो कहां पहुंचेगा, गैल्वेनोमीटर तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वोल्टेज आपने ड्रॉप कर दिया बहुत ह्यूज अमाउंट में ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से, तो यू आर मेकिंग व्हाट, यू आर मेकिंग अ वोल्ट मीटर। और अगर इसी गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या करते कि पैरेलल के अंदर कनेक्टिविटी, इसके बजाय आप क्या करते, पैरेलल के अंदर रख देते कि ये गैल्वेनोमीटर होता, यहां पे एक पैरेलल के अंदर रेजिस्टर लगा देते और ये ऐसे दिया हुआ होता, यहां पे रेजिस्टेंस बहुत लो रखते, तो ये गैल्वेनोमीटर जो था और यहां से करंट पास करते, तो ये मेजरमेंट किसको दे रहा होता, आपको एमीटर बना देता। यानी कि ये वाली चीज जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, एमीटर को, और ये वाली चीज जो है ये रिप्रेजेंट करेगी वोल्ट मीटर को। तो भाई हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज जब लगेगा तो दैट इज सेड टू बी अ वोल्ट मीटर। इफ इन अ सीरीज सर्किट, अगर आपके पास सर्किट सीरीज, नंबर ऑफ बल्ब्स आर इंक्रीज्ड, अगर किसी सीरीज सर्किट में नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा दिए जाए, तो इंक्रीज करने से आपके ऊपर क्या आएगा कि नंबर ऑफ बल्ब्स अगर आपके पास बढ़ जाते हैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा बेटा, अब यहां पे देखें कि सीरीज सर्किट में बल्ब्स, आप देखें आपने पहले एक बल्ब लगाया, ठीक है, अब ये जो बल्ब लगाए सीरीज में और ये दूसरा बल्ब लगा दिया, अब ये जो दो बल्ब सीरीज सर्किट में लगाए हैं, यहां से जो भी वोल्टेज तुम दोगे, अगर तुमने 10 वोल्ट दिया है तो इसके ऊपर अपेयर होगा 5, इस पे अपेयर होगा 5, तो यानी कि ये एक सर्टेन स्ट्रेंथ के साथ जल रहे हो। ठीक है। अब मैंने अगर एक बल्ब, दो बल्ब और बढ़ा दिए इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेम ही स्ट्रेंथ के रेजिस्टेंस के बल्ब बढ़ाए, तो जो 10, एक बल्ब और बढ़ा दीजिए 5 कर लें ताकि, तो अब ये देखेंगे कि जो 5 5 जा रहा था अब सबके ऊपर 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 इधर भी आएगा, 2 इधर भी, 2 इधर भी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अमाउंट ऑफ करंट जो इसे चाहिए होगा वो बैटरी प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। तो जब वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि तमाम बल्ब जो है, यानी कि जब एक बल्ब लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ग्लो कर रहा होगा, और जब तुम 5 बल्ब लगा दोगे तो वो 1/5 स्ट्रेंथ ब्राइटनेस के साथ क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज सर्किट में इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बल्ब्स देन इंक्रीजेस द वोल्टेज, नहीं डिक्रीजेस द ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टेंस, इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, नहीं फ्लो ऑफ करंट, जब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसको करंट चाहिए होगा, तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो उतना ही हो रहा होगा सब में से, क्योंकि एक ही पाथ है, फ्लो ऑफ करंट सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि योर आंसर वुड बी बी। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल। पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या चीज रेजिस्टेंस में कांस्टेंट होती है, तो आप जानते हैं कि पैरेलल के अंदर अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक ऐसे लगा हुआ हो, तो उसमें जो चीज कांस्टेंट रहती है वो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज जितना यहाँ पहुंचेगा उतना ही यहाँ पहुंचेगा, करंट जो होगा आई जो आपके पास जा रहा होगा वो आपके पास दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। तो इसका मतलब क्या है कि द थिंग विच इज कांस्टेंट हियर, जो कि रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट होगा। इन पाथ, अ पाथ इन विच, एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो, एक ऐसा रास्ता जिसपे इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो जाहिर बात है कि उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे जिसके अंदर फ्लो करेंगे वो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द फिनोमेना ऑफ शोइंग द गिवन डायग्राम, ये देखें आप, अगर ये ऐसे मूवमेंट या मोशन करते हुए दिखाया गया है, तो इसमें हम सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ाई नहीं है, म्यूचुअल के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है नहीं, ये क्या कहलाएगा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बाय मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट वी आर जनरेटिंग करंट इनसाइड द
क्वाइल। अगला देखें भाई। अच्छा, अगले के अंदर कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। अच्छा, when the direction of the current in the conductor is parallel to the magnet, अब आप ये जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है तो आपके पास करंट जो होगा या फोर्स जो होगी वो जीरो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इफ वी आर पासिंग करंट थ्रू द वायर, the wire should be placed perpendicular to the magnetic, then the force magnitude will be maximum। लेकिन अगर मैंने वायर को ऐसे रख दिया है और यूं करंट पास कर रहा हूं तो फिर उसके अंदर फोर्स नहीं होगी, तो दैट शुड बी परपेंडिकुलर, पैरेलल। पैरेलल होगी तो फोर्स विल बी जीरो आएगा आपके पास। ठीक है, आगे चलें भाई। इसके अंदर देखिए, ये बहुत ही आसान सा एक एमसीक्यू था। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है और इसमें पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई करें। तो देखिए, ये आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि रिंग्स हैं और वो रोटेट कर रहे हैं, तो ये स्लिप रिंग्स कहलाएंगे जो कि रोटेट कर रहे हैं। इसमें ये कार्बन ब्रशेस कहलाएंगे, ये वाला हिस्सा, ये स्लिप रिंग्स है। ये चीज जो है इसको हम कहते हैं कॉइल, जो कि घूम रही होती है। ये मैग्नेट्स है। तो ये बहुत आसान सा है, अगर ये भी आप लोग नहीं कर सके हो तो फिर अफसोस है। सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन टू क्लोज्ड पैरेलल वायर्स, दो तार हैं, एक तार ऐसे और एक तार ऐसे है, इन द सेम डायरेक्शन, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। अब होना तो चाहिए था, दोनों की नेचर सेम है तो इनको रिपेल करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि काम उल्टा होगा, बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये मैंने आपको बताया भी था कि सपोज कि ये भी डॉट है और ये भी डॉट है, दोनों में करंट ऊपर आ रहा है, ये वायर्स है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ए ऐसे बनेगी, ठीक है, यहाँ पर। और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाता हूं तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, यानी कि ये ऊपर आएगा और ये नीचे की तरफ। अब होता है इन वायर्स के दरमियान में अगर मैं इन दोनों को देखूं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अट्रैक्शन होने का मतलब क्या हो गया कि बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कर जाएंगे। बट इफ फर्स्ट वायर इज करंट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड द अदर करंट इज मूविंग अपवर्ड्स, तो इस केस के अंदर इंटरैक्ट कर जाएंगी फील्ड्स और इनके दरमियान में फोर्सेस क्या होंगी, रिपल्जन। तो वायर्स के लिए ये चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर तार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है करंट, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर का पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इस्तेमाल करने का? तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या चीज, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मर में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इनपुट और आउटपुट। दूसरा क्या है, एडजस्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एडजस्ट करते नहीं इलेक्ट्रिकल, जब पावर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या रहेगी, फ्लक्चुएट द क्या मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट, मकसद तो फ्लक्चुएट कराना नहीं होता, हो तो रही होती है, लेकिन मकसद ये नहीं होता। चेंज द वोल्टेज और करंट, यस, हम क्या कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करा रहे होते हैं, चेंज करा रहे होते हैं। वेरिएट यानी कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, करंट यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज के लिए इस्तेमाल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक कैन बी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके थ्रू हम फाइंड आउट। इफ द करंट थ्रू अ कॉइल, अगर करंट किसी कॉइल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के अंदर करंट को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, देन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्या इंक्रीज होती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है? भाई करंट की डायरेक्शन जब तुम चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बताइए ऐसा होने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो नहीं इंक्रीज हो पाती, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ये भी नहीं होती, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स, फील्ड जो भाई डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो मैग्नेटिक पोल्स है ना, तो वो भी नहीं रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। अच्छा यहाँ पे इफ द करंट थ्रू द कॉइल, देन द मैग्नेट, अगर मैं कॉइल, इफ द करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर मैं ये एक कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, ठीक है, इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया एक आयरन कोर। जब मैंने करंट पास किया तो सपोज यहां पे नॉर्थ बन गया और यहां पे साउथ बन गया, यहां से करंट बाहर जा रहा है। नाउ इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ नाउ वी आर पासिंग करंट इन दिस वे, यहां से जा रहे हैं, यहां से आ रहा है, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ साउथ पोल जो है पोलैरिटी, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जस्ट चेंज हो जाएगी। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि पहले जो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो यकीनन डायरेक्शन जो होगी वो उसकी क्या कर जाएगी, चेंज। क्योंकि देखिए ना, पहले नॉर्थ इधर साउथ इधर था,
तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो थी वो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आनी थी। दूसरे वाले केस में जब हमने करंट को इधर से पास किया तो यहाँ पे साउथ बना, यहाँ पे नॉर्थ, तो यहाँ से नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, और इनसाइड द मैग्नेट जो होगा वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगी। तो बताइए इनसाइड द मैग्नेट देखें पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो डायरेक्शन जो होगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं जनरेटर में इस्तेमाल होते हैं, ये पता है आपको, सर्किट ब्रेकर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, मोटर्स में भी। आयरन जो होती है उसमें मैग्नेटिज्म इस्तेमाल नहीं होता कि कोई चीज मैग्नेटाइज हो और अट्रैक्ट कर ले। इवन के आयरन के अंदर कॉइल होती है ऐसे करके जो कि हीट अप होती है, लेकिन इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होती हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं यूज नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो किस चीज का होगा आपके पास, आयरन का। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट है तो वो है। अब ये लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीसी मोटर के और एसी जनरेटर में कॉमन नहीं है। अब बताइए मोटर है ये और ये जनरेटर है। अब जरा देखें परमानेंट मैग्नेट मोटर में भी होते हैं, जनरेटर में, तो इसका मतलब कॉमन हुआ ये। आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल के दरमियान में जो आप रॉड रखते हैं, ये जो कॉइल अभी आपने देखी थी यहाँ पर ये कॉइल थी ना, इसके दरमियान में इस जगह पर हम क्या करते हैं, एक देखें मैं इंसर्शन करने की कोशिश करता हूं अगर मैं कर पाया। यहाँ पर कोई सिलेंडर बन सकता है, ये रहा सिलेंडर। देखें ये एक सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को अगर मैं यहाँ पे घुमाऊं, देखिए एक मिनट, इस सिलेंडर को अगर मैं यहां से घुमाऊं, क्या भाई, देखिए ए, ये घुमा के मैंने ए इसकी डायरेक्शन में ले आया। अब मैं इसको यहां से उठाऊंगा और इसको उठा के मैं प्लेस कर देता हूं किस जगह, यहां। तो ये जो सिलेंडर यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये समझे कि ये इसके ऊपर रख दिया गया, ये यहाँ पर इसके ऊपर, ये इसके दरमियान में प्लेस कर दिया गया। यानी कि इसको अगर मैं छोटा कर दूं ऐसे करके, तो ये इसके दरमियान में जो कॉइल है ना, इसके दरमियान में ये छोटा सा सिलेंडर रखा होगा। ये सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, आयरन का बना हुआ होता है। तो अगर इसने इसकी फील्ड को इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसकी रोटेशन होगी ना वो उसी के रिलेटिवली आ जाएगी। और रिलेटिव आने का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम कहते हैं आर्मेचर। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी मोटर हो, आर्मेचर ये सिलेंडर तुम्हें दरमियान में जरूर मिलेगा। तो आर्मेचर दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, ये आखिरी वाला था ना, तो आर्मेचर क्या हुआ, परमानेंट मैग्नेट्स भी कॉमन है और इसका जो आर्मेचर दिया गया है वो भी क्या है आपके पास, कॉमन है। तो ये आर्मेचर भी कॉमन। स्लिप रिंग्स देखिए एक जैसा है, कार्बन ब्रशेस भी दोनों में होते हैं, उधर भी कार्बन ब्रश होते हैं। स्लिप रिंग्स जो होते हैं वो एसी जनरेटर में होते हैं, और स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो होते हैं डीसी मोटर में। तो यहां से मुझे पता लगेगा कि ये जो स्लिप रिंग्स हैं, और स्लिप रिंग्स ऊपर आपके पास इसके अंदर ऑप्शन भी दिया हुआ था, ये वाले जो स्लिप रिंग्स है यहां पे स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि डीसी मोटर के अंदर ना, डीसी मोटर में इस तरीके के स्प्लिट रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके बने हुए स्प्लिट रिंग्स। तो जो फर्क आ रहा है वो किस चीज का है, स्लिप रिंग्स का। स्लिप रिंग्स डीसी मोटर के अंदर स्लिप रिंग्स मौजूद नहीं होते, तो आंसर जो होगा वो स्लिप रिंग्स होगा। तो ये इस तरीके से हमने आज जो है वो 40 एमसीक्यूज अभी के कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह दूसरे एमसीक्यूज जो है ना वो पेपर 2 जो है वो इंशाल्लाह आपका अपलोड कर देंगे, तो इसको